हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद ओम में। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ सीटीपी टेट और सुपर टेट के लिए सीडीपी के क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो दोस्तों, यह हमारा वीडियो 200 प्रश्नों का होगा जिसमें वन लाइनर प्रश्न होंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, स्ट्रेस एवं स्टॉर्म यानी तनाव और तूफान की अवस्था किशोरावस्था को किसने कहा? तो दोस्तों, यह कहा था स्टैनली हॉल ने। ठीक है, इसमें एक और प्रश्न बन जाएगा, स्ट्रीम एंड स्टॉर्म, स्ट्रेस एवं स्टॉर्म यानी तनाव और तूफान की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दोस्तों किशोरावस्था को। अगला प्रश्न है, बाल विकास का अध्ययन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो यह किया था दोस्तों जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स ने, और वैज्ञानिक अध्ययन स्टैनली हॉल ने किया था, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत यानी क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया था दोस्तों इवान पावलोव ने, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दिया? तो दोस्तों, यह दिया था अल्फ्रेड बिने ने। अगला प्रश्न है हमारा, किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? तो दोस्तों, किंडरगार्टन पद्धति के जनक फ्रॉवेल हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास की किस अवस्था को खिलौनों की आयु बात हो रही दोस्तों, खिलौनों की आयु कहा जाता है? तो यह कहा जाता है दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था को, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, स्किनर ने अपने मुख्य प्रयोग किन जीवों पर किए थे? दोस्तों, स्किनर ने चूहे और कबूतर पर किए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित अधिगम अशक्तता है? तो दोस्तों, यह पठन वैकल्य से संबंधित है, यानी पढ़ने में कठिनाई से संबंधित है डिस्लेक्सिया। अगला प्रश्न है हमारा, एनसीएफ 2005 किस दर्शन पर आधारित है? दोस्तों, यशपाल समिति की रिपोर्ट शिक्षा बिना बोझ के, इस पर आधारित है एनसीएफ 2005। ठीक है, लर्निंग विदाउट बर्डन। अगला प्रश्न है हमारा, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इसके पुस्तक के लेखक एरिक एरिक्सन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ट्रायल एंड एरर थ्योरी किसने दिया? तो यह दिया दोस्तों एडवर्ड एल थार्डनाइक ने। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया? तो यह दिया था हार्वर्ड गार्डनर ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोजेक्ट मेथड के जनक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों, विलियम हेनरी किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के जनक माने जाते हैं, और जॉन डीवी के शिष्य हैं। ठीक है, विलियम हेनरी किलपैट्रिक किसके शिष्य हैं? जॉन डीवी के। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, दोस्तों आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। अगला प्रश्न है, विकास का सिर से पैर की ओर होने वाला क्रम क्या कहलाता है? दोस्तों, यह कहलाता है मस्तकाधोमुखी सिद्धांत, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कोहलर ने अपने प्रयोग किस चिंपैंजी पर किए थे? दोस्तों, यह किए थे सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि आईक्यू का सूत्र सबसे पहले किसने दिया? तो यह दिया था दोस्तों विलियम अस्टर्न ने, जो कि 1912 में दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बाल केंद्रित शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के समर्थक कौन थे? तो दोस्तों, यह थे जॉन डीवी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह सिद्धांत किससे संबंधित है? दोस्तों, यह सिद्धांत निरंतरता का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत यानी सोशल लर्निंग थ्योरी किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों, यह प्रतिपादित किया था अल्बर्ट बंडूरा ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, गार्डनर के अनुसार मूर्तिकार या चित्रकार में कौन सी बुद्धि अधिक होती है? दोस्तों, इसमें स्थानिक बुद्धि अधिक होती है, यानी कि स्पैटिकल इंटेलिजेंस अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि
के जनक कौन है? तो दोस्तों यह है H.E. आर्मस्ट्रांग। ठीक है, याद रखिएगा, खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि के जनक H.E. आर्मस्ट्रांग है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, विकास का केंद्र से बाहर की ओर होने वाला क्रम क्या कहलाता है? दोस्तों यह कहलाता है समीपो दूरस्थ सिद्धांत। ठीक है, समीपो दूरस्थ सिद्धांत कहलाता है। केंद्र से बाहर की ओर होने वाला क्रम को समीपो दूरस्थ सिद्धांत कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अधिगम का पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया था दोस्तों C.S. हल ने दिया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है हमारा, संशोधित बुद्धि लब्धि यानी IQ बराबर MA इंटू CA अपान समय इंटू 100। ठीक है, यह संशोधित बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था? यह दिया था दोस्तों लुईस टर्मन ने, जो कि 1916 में दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग के जनक कौन है? दोस्तों यह है ड्वाइट एलन सूक्ष्म शिक्षण के जनक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का गुणनफल है, यह किसका कथन है? तो दोस्तों यह कथन है वुडवर्थ का, याद रखिएगा, कथन बहुत बार पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। अगला प्रश्न है हमारा, जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान में बाधा डाले तो यह कौन सा स्थानांतरण है? तो दोस्तों यह है ऋणात्मक स्थानांतरण। कौन सा दोस्तों? ऋणात्मक स्थानांतरण या नेगेटिव ट्रांसफर। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालक यानी गिफ्टेड चाइल्ड की IQ सामान्यतः कितनी मानी जाती है? तो यह मानी जाती है दोस्तों 140 या उससे अधिक। ठीक है, अगला प्रश्न है, आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड में शिक्षण सूत्र क्या होता है? दोस्तों इंडक्टिव मेथड में उदाहरण से नियम की ओर यानी आगमन विधि किसको कहते हैं? उदाहरण से नियम की ओर यानी विशेष से सामान्य की ओर को आगमन विधि कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा, वंशानुक्रम के जनक किसे माना जाता है? दोस्तों वंशानुक्रम के जनक ग्रेगर जाहन मेंडल को माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अधिगम पठार यानी लर्निंग प्लेटिट्यूड का क्या अर्थ है? दोस्तों सीखने की गति में रुकावट या स्थिरता आना, यह अधिगम पठार कहलाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न है हमारा, व्यक्तित्व पर्सनालिटी शब्द किस लैटिन भाषा से बना हुआ है? यह पर्सोना नामक भाषा से बना हुआ है, जिसका अर्थ है मुखौटा या नकाब। ठीक है, अगला प्रश्न है, RTE एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षक छात्र अनुपात क्या होना चाहिए? तो दोस्तों यह होना चाहिए 1:30 यानी 30 बच्चों पर एक शिक्षक होना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, मानव कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? दोस्तों मानव कोशिका में 23 जोड़े होते हैं और कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, विस्मृति का वक्र फॉरगेटिंग कर्व किसने प्रस्तुत किया था? तो दोस्तों यह प्रस्तुत किया था हरमन एबिंगहास ने। किसने किया था दोस्तों? हरमन एबिंगहास ने इस विस्मृति का वक्र प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का वर्गीकरण अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और अभिमुखी उभयमुखी के रूप में किसने दिया? दोस्तों यह दिया था कार्ल जुंग ने। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, RTE एक्ट 2009 पूरे भारत में कब लागू हुआ? दोस्तों यह लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, जम्मू कश्मीर को छोड़कर यहाँ पर लागू नहीं हुआ था क्योंकि यह केंद्र शासित प्रदेश था। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था को गैंग एज समूह अवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस उम्र में बालक मित्र मंडली बनाता है, इसलिए इसको गैंग एज कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन स्किनर का है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? दोस्तों ये इसके प्रतिपादक हरमन रोरसा हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों CCE का पूर्ण रूप क्या है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, यही है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE का पूर्ण रूप। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बालक में भाषा विकास का प्राथमिक रूप क्या है?
दोस्तों प्राथमिक रूप क्या है? रोना यानी क्रंदन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मैस्लो के अनुसार मानव की सबसे उच्चतम आवश्यकता कौन सी है? तो दोस्तों आत्मसिद्धि की आवश्यकता, ठीक है, यह सबसे उच्चतम आवश्यकता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, विषय आत्मबोधन परीक्षण किसने बनाया? तो दोस्तों यह बना था दोस्तों मॉर्गन एवं मरे ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग किस प्रकार का मूल्यांकन है? तो दोस्तों यह रचनात्मक मूल्यांकन है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को किसने कहा? तो दोस्तों यह कहा था कोल एवं ब्रूस ने। किसने कहा था दोस्तों? कोल एवं ब्रूस ने जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को कहा था, ठीक है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार स्कीमा का क्या अर्थ है? दोस्तों स्कीमा का अर्थ होता है मस्तिष्क में सूचनाओं का संगठित पैकेट या संरचना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दमन या रिप्रेशन रक्षा युक्ति का क्या अर्थ है? दोस्तों यह होता है अवांछनीय विचारों को चेतना से जबरन अचेतन में ढकेलना, ठीक है, यही दमन रक्षा युक्ति का अर्थ होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। आप वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आने वाले हैं अगर आप टेट, सुपर टेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया के 3 ध्रुव 3 पोल्स कौन से हैं? तो दोस्तों यह है जॉन डीवी के अनुसार शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, ठीक है। यह शिक्षक प्रक्रिया के 3 ध्रुव हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, जॉन डीवी के अनुसार। अगला प्रश्न है हमारा, जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? तो दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की समय क्या है? 7 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी जेडपीडी, जिसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का संप्रत्यय किसने दिया था? दोस्तों यह दिया था लेव वांगोस्की ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारे दोस्तों, अंगूर खट्टे हैं, यह किस रक्षा युक्ति का उदाहरण है? ठीक है, अंगूर खट्टे हैं, यह किस रक्षा युक्ति का उदाहरण है? तो दोस्तों यह यौक्तिकीकरण या औचित्य स्थापन का उदाहरण है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, ब्लूम की टेक्सोनॉमी, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के 3 मुख्य पक्ष कौन से हैं? तो दोस्तों 3 मुख्य पक्ष कौन से हैं? संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगात्मक, ठीक है। यह 3 पक्ष हैं ब्लूम की टेक्सोनॉमी के अनुसार, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, बाल्यावस्था में बालक का चिंतन किस प्रकार का होता है? दोस्तों बाल्यावस्था में बालक का चिंतन मूर्त चिंतन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पाण या ढांचा स्कैफोल्डिंग शब्द का प्रयोग वांगोत्स्की के संदर्भ में क्या दर्शाता है? तो दोस्तों यह वयस्कों द्वारा दी जाने वाली अस्थायी सहायता दर्शाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? तो डिस्ग्राफिया लेखन वैकल्य यानी लिखने में कठिनाई से संबंधित है डिस्ग्राफिया। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों विद्यालय या कक्षा की तात्कालिक समस्याओं का समाधान करना क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है हमारा, आइडेंटिटी क्राइसिस पहचान का संकट किस अवस्था की मुख्य विशेषता है? तो दोस्तों यह किशोरावस्था की विशेषता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत 2 फैक्टर थ्योरी किसने दिया? तो दोस्तों यह दिया था चार्ल्स स्पीयरमैन ने, ठीक है। जी फैक्टर और यस फैक्टर भी इन्होंने ही दिया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, डिस्कैलकुलिया का संबंध किससे है? तो दोस्तों डिस्कैलकुलिया का संबंध गणितीय गणनाओं से असमर्थता से संबंधित है, यानी, ठीक है। तो इस पर अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निदानात्मक परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है छात्र की सीखने संबंधी कमियों या कारणों का पता लगाना। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? दोस्तों मस्तिष्क का भार होता है लगभग 350 ग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
गार्डनर के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को अच्छे से समझता है उसमें कौन सी बुद्धि होती है? दोस्तों उसमें अंतर व्यक्तिगत बुद्धि होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ADHD का पूर्ण रूप फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है, जिसका हिंदी मतलब है ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार, ठीक है। ADHD का यही पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न है निदानात्मक परीक्षण के बाद कौन सा शिक्षण दिया जाता है? दोस्तों निदानात्मक के बाद उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। अगला प्रश्न है वयस्क मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? दोस्तों वयस्क मानव मस्तिष्क का भार लगभग 1300 ग्राम से 1400 ग्राम होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मानसिक आयु यानी मेंटल एज की अवधारणा किसने विकसित की? दोस्तों यह विकसित की थी अल्फ्रेड विने और थियोडोर साइमन ने, जो कि 1905 ईस्वी में दिया था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों समावेशी शिक्षा का मुख्य दर्शन किस पर आधारित है? दोस्तों यह समानता और समता के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, यानी इक्विटी और इक्वलिटी पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न है हमारा अगला पोर्टफोलियो क्या है? तो दोस्तों पोर्टफोलियो बालक के कार्यों और प्रगति का एक क्रमबद्ध रिकॉर्ड या दस्तावेज है, ठीक है। अगला प्रश्न है भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों भाषा विकास का सिद्धांत नॉम चॉम्स्की ने दिया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों सामान्य या औसत बुद्धि वाले बालक की IQ सीमा क्या होती है? दोस्तों सामान्य या औसत बुद्धि वाले बालक की IQ सीमा 90 से 109 होती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों ब्रेल लिपि के जनक कौन है? तो दोस्तों ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 NEP 2020 में शैक्षणिक ढांचा क्या है? दोस्तों शैक्षणिक ढांचा क्या है? 5+3+3+4 यही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शैक्षणिक ढांचा है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्राथमिक सामाजिकरण प्राइमरी सोशियोलाइजेशन की सबसे पहली संस्था कौन सी है? दोस्तों यह पहली संस्था परिवार होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है भाटिया बैटरी परीक्षण किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण है? दोस्तों यह निष्पादन बुद्धि परीक्षण है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा अगला प्रगतिशील शिक्षा यानी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की मुख्य अवधारणा क्या है? तो दोस्तों मुख्य अवधारणा क्या है? कर के सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग। अगला प्रश्न है NEP 2020 की मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसके अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है द्वितीयक सामाजिकरण यानी सेकेंडरी सोशियोलाइजेशन का मुख्य साधन क्या है? तो दोस्तों मुख्य साधन क्या है? विद्यालय और मीडिया, ठीक है। यह द्वितीयक सामाजिकरण का मुख्य साधन है, याद रखिएगा। और पहला साधन क्या है? परिवार, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है शेल्डन के अनुसार गोल का है यानी इंडोमॉर्फिक व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है? आराम पसंद और सामाजिक, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की स्थापना किसने की? दोस्तों मॉन्टेसरी शिक्षण पद्धति की स्थापना मैडम मारिया मॉन्टेसरी ने किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है कौशल यानी स्किल्स सीखने का पहला चरण क्या होता है? दोस्तों अनुकरण यानी ठीक देख कर सीखना ही यानी उसको अनुकरण कहते हैं, ठीक है। यह पहला चरण होता है। अगला प्रश्न है हमारा नैतिक विकास का सिद्धांत सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों यह सबसे पहले जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया था और बाद में लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा विस्तृत किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न है TAT परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों 31 कार्ड होते हैं TAT परीक्षण में, इसमें 30 चित्र वाले होते हैं और एक सादा होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है डाल्टन योजना यानी डाल्टन प्लान के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों डाल्टन प्लान के प्रतिपादक हेलन पार्कहर्स्ट हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? तो दोस्तों थॉर्नडाइक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न है आत्मगौरव की भावना किस अवस्था में सबसे अधिक पाई जाती है? तो आत्मगौरव की भावना सबसे अधिक किशोरावस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न है हमारा
शब्द साहचर्य परीक्षण वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का निर्माण किसने किया? दोस्तों इसका निर्माण किया था फ्रांसिस गाल्टन ने 1879 में। अगला प्रश्न है प्रश्न उत्तर विधि यानी क्वेश्चन आंसर मेथड के जनक कौन है? तो दोस्तों क्वेश्चन आंसर मेथड के जनक सुकरात हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बालक जो भी बनता है उस पर उसके वातावरण का प्रभाव पड़ता है, यह कथन मुख्य रूप से किस मनोवैज्ञानिक धारा से संबंधित है? दोस्तों यह व्यवहारवाद से संबंधित है, याद रखिएगा। दोस्तों ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। अगला प्रश्न है हमारा एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत साइकोलॉजिकल थ्योरी में कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? दोस्तों कुल 8 अवस्थाएं होती हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जब कोई व्यक्ति अपनी असफलता का दोष किसी अन्य वस्तु पर डालता है, उदाहरण नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो यह कौन सी रक्षा युक्ति है? तो दोस्तों यह प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन युक्ति है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है संवाद विधि यानी डायलॉग मेथड के जनक कौन है? तो दोस्तों डायलॉग मेथड के जनक प्लेटो को माना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न है दोस्तों बाल विकास को कितने मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है? दोस्तों 3 मुख्य चरणों में। कितने दोस्तों? फिर से करते हैं, 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है बाल विकास को, ठीक है। पहला है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी का संबंध मुख्य रूप से किस चिंतन से है? तो दोस्तों यह मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से संबंधित है सृजनात्मकता, ठीक है। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों व्यक्तिगत विभिन्नता का जनक सर फ्रांसिस गाल्टन को माना जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत किसने की थी? दोस्तों भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत BK पासी और DD तिवारी ने की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न है शैशवावस्था में शिशु का आचरण किस पर आधारित होता है? तो दोस्तों यह मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है संवेग यानी इमोशन शब्द का उद्भव किस लैटिन भाषा से हुआ है? दोस्तों यह हुआ है इमोवेयर से, ठीक है। इमोशन शब्द का उद्भव किससे हुआ है? इमोवेयर से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी विचार मंथन विधि के जनक कौन है? दोस्तों एलेक्स ऑसबॉर्न ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी विचार मंथन विधि के जनक हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है भारत में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कुल अवधि कितनी निर्धारित है? तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि 36 मिनट निर्धारित है भारत में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? 14 है। अगला प्रश्न है स्वलीनता यानी ऑटिज्म विकार की क्या विशेषताएं हैं? तो सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में अत्यधिक कठिनाई, ठीक है। अगला प्रश्न है सूक्ष्म शिक्षण का पहला पद क्या होता है? तो दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण का पहला पद पाठ योजना होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न है हमारा गैंगस्टर एज या गिरोह की अवस्था किस काल को कहते हैं? दोस्तों यह उत्तर बाल्यावस्था को कहते हैं गैंगस्टर एज। अगला प्रश्न है भय संवेग का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से है? तो दोस्तों यह पलायन से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना क्या कहलाता है? दोस्तों यह समावेशी शिक्षा कहलाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों प्रश्न है हमारा निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड में शिक्षण सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों यह नियम से उदाहरण की ओर होता है निगमन विधि यानी सामान्य से विशेष की ओर। अगला प्रश्न है परिपक्वता का संबंध किससे है? तो दोस्तों यह शारीरिक एवं मानसिक विकास से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है बाल अध्ययन आंदोलन चाइल्ड स्टडी मूवमेंट के जनक कौन है? तो दोस्तों स्टैनली हॉल बाल अध्ययन आंदोलन के जनक हैं। अगला प्रश्न है हमारा ब्रेल लिपि में कुल कितने बिंदु होते हैं? तो दोस्तों कुल 6 बिंदु होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों
समस्या समाधान विधि का प्रथम चरण क्या है? तो दोस्तों समस्या की पहचान करना यही समस्या समाधान की प्रथम चरण है। अगला प्रश्न है, चौमस्की के अनुसार बालक में भाषा सीखने का कौन सा यंत्र पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें पाया जाता है लैड यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिशु एक कोरी स्लेट यानी टैबुला रासा की तरह होता है, यह विचार किसका था? दोस्तों यह विचार जॉन लॉक का था। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप वीडियो को स्किप मत करिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। प्रश्न है हमारा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत ऑपरेशन कंडीशनिंग किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों यह प्रतिपादित किया था BF स्किनर ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, RTE एक्ट के अनुसार प्राथमिक शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने हैं? तो दोस्तों 45 घंटे हैं, तैयारी के घंटों सहित। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों समाज के नियमों, मूल्यों एवं संस्कृति को अपनाना ही सामाजिक विकास का मतलब होता है। अगला प्रश्न है, लड़कों में पिता के प्रति प्रतिद्वंदिता और माता के प्रति प्रेम किस कॉम्प्लेक्स के कारण होता है? दोस्तों यह ओडिपस कॉम्प्लेक्स के कारण होता है, याद रखिए कि बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, थॉर्नडाइक के सीखने के कितने मुख्य पक्ष हैं? दोस्तों 3 मुख्य नियम है। पहला है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभास का नियम। याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सीखने का आकलन यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग किस मूल्यांकन को दर्शाता है? दोस्तों यह योगात्मक मूल्यांकन को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, विश्वास बनाम अविश्वास यानी ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट एरिक्सन की किस अवस्था से संबंधित है? दोस्तों यह प्रथम अवस्था यानी शैशवावस्था से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, काम प्रवृत्ति लिबिडो की अवधारणा किस मनोवैज्ञानिक ने दी? तो यह दी थी दोस्तों सिगमंड फ्रायड ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पुरस्कार एवं दंड थॉर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तो दोस्तों यह प्रभाव के नियम पर आधारित है, पुरस्कार एवं दंड। ठीक है, जो कि थॉर्नडाइक ने इस नियम को दिया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सबसे उच्च स्तर कौन सा है? तो दोस्तों ब्लूम के अनुसार बात हो रही है। दोस्तों संज्ञानात्मक क्षेत्र का सबसे उच्च स्तर मूल्यांकन रूप में सृजन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, क्रोध संवेग का संबंध किस मूल प्रवृत्ति से है? दोस्तों यह किससे संबंधित है? युयुत्सा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 घटक कौन से हैं? दोस्तों इदम, अहम और परा अहम, याद रखिएगा। यह फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रमुख घटक हैं। अगला प्रश्न है, सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों यह गेस्टाल्टवादियों ने दिया था, जिसमें कोहलर, कोफ्का और वर्दीमर थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगला, शिक्षण का सत्तावादी स्तर किस पर केंद्रित होता है? दोस्तों यह शिक्षक केंद्रित होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नता क्यों होती है? दोस्तों यह वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया के कारण होती है। अगला प्रश्न है, वास्तविकता के सिद्धांत यानी रियलिटी प्रिंसिपल पर कौन कार्य करता है? दोस्तों यह अहम कार्य करता है यानी ईगो, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, क्षेत्रीय सिद्धांत यानी फील्ड थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों फील्ड थ्योरी के प्रतिपादक कुर्ट लेविन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, TLM का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी शिक्षण अधिगम सामग्री, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, लड़कियों में कौन सा ग्रंथि कॉम्प्लेक्स देखा जाता है? दोस्तों यह सिगमंड फ्रायड के अनुसार इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स देखा जाता है लड़कियों में। ठीक है, याद रखिए, क्योंकि यह अपने पिता के प्रति प्रेम को दर्शाता है और माता के प्रति कंपटीशन की भावना को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक स्थिरता किस अवस्था की प्रमुख विशेषता है? दोस्तों संवेगात्मक स्थिरता प्रौढ़ावस्था यानी उत्तर किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों,
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है अधिगम स्थानांतरण यानी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कितने प्रकार का होता है। दोस्तों यह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। ठीक है। अगला प्रश्न है समावेशी कक्षा में एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है। दोस्तों यह प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार अवसर प्रदान करना ही समावेशी कक्षा का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों सुखवादी सिद्धांत यानी प्लीजर प्रिंसिपल पर व्यक्तित्व का कौन सा भाग कार्य करता है। दोस्तों यह कार्य करता है ईदम पर यानी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है बालक में वस्तु अस्थायित्व ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण पियाजे के किस अवस्था में आता है। दोस्तों यह आता है संवेदी गामक अवस्था जो कि 0 से 2 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है अग्रव्यापी अवरोध यानी प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। दोस्तों अग्रव्यापी अवरोध यानी जब पुरानी यादें नए अधिगम को याद करने में बाधा डालें तो उसको अग्रव्यापी अवरोध कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है OHP का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों OHP का पूर्ण रूप है ओवरहेड प्रोजेक्टर है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों प्रश्न है हमारा अगला आदर्शवादी सिद्धांत या नैतिकता का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो दोस्तों यह करता है परा अहम यानी सुपर ईगो। अगला प्रश्न है अहम केंद्रित यानी ईगोसेंट्रिज्म किस अवस्था का लक्षण है। तो दोस्तों यह लक्षण है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष का होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में कुल कितने स्तर हैं। दोस्तों कुल 5 स्तर होते हैं मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय बालक के घर से कितनी दूरी पर होना चाहिए। दोस्तों यह होना चाहिए 1 किलोमीटर के भीतर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों दूरस्थ विकास का काल, दूरस्थ विकास का काल किस अवस्था को कहा जाता है। दोस्तों यह कहा जाता है शैशवावस्था और किशोरावस्था को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अधिगम लर्निंग का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो व्यवहार में अनुभव द्वारा आई स्थायी परिवर्तन ही अधिगम का शाब्दिक अर्थ होता है। अगला प्रश्न है X और Y सिद्धांत अभिप्रेरणा का किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों यह प्रतिपादित किया था डगलस मैग्रेगर ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों CWSN का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों CWSN का पूर्ण रूप है चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों अगला प्रश्न है पावलोव ने अपने प्रयोग किस जीव पर किए थे। दोस्तों यह किए थे कुत्ते पर। अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस पर किए थे। दोस्तों थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर किए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है उपलब्धि और प्रेरणा सिद्धांत, ठीक है, यानी अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी किसने दिया था। दोस्तों यह दिया था डेविड मैकीलैंड ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है CCE का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों CCE का मुख्य उद्देश्य है बालक के सभी पक्षों यानी शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक का निरंतर मूल्यांकन करना ही CCE का मुख्य उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों पावलोव के प्रयोग में घंटी की आवाज़ क्या थी। तो दोस्तों यह अनुबंधित उद्दीपक था। ठीक है। अगला प्रश्न है थॉर्नडाइक के सीखने के द्वितीयक या गौड़ नियम किसे कहते हैं। दोस्तों इसमें 5 गौड़ नियम हैं। ठीक है। 5 गौड़ कितने होते हैं। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार आत्मसातीकरण क्या है। तो दोस्तों पियाजे के अनुसार आत्मसातीकरण क्या है। तो नवीन जानकारी को पूर्व स्कीमा में जोड़ना ही आत्मसातीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है दृश्य श्रव्य सामग्री यानी ऑडियो विजुअल एड का एक सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। दोस्तों यह सर्वोत्तम उदाहरण है टेलीविज़न या स्मार्ट बोर्ड या वीडियो। ठीक है। यह दृश्य श्रव्य सामग्री का एक सर्वोत्तम उदाहरण है। अगला प्रश्न है गेस्टाल्ट शब्द किस भाषा का है और इसका अर्थ क्या है। तो दोस्तों जर्मन भाषा का शब्द है यह और इसका अर्थ होता है समग्र रूप या पूर्णाकार, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अल्बर्ट बांडूरा ने अपने प्रयोग में किस गुड़िया का प्रयोग किया। दोस्तों यह गुड़िया थी बोबो डालिया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है पूर्व स्कीमा में संशोधन या बदलाव करके नया ज्ञान समायोजित करना क्या कहलाता है। दोस्तों यह
समंजन या समायोजन कहलाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है RTE 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक एक शैक्षणिक वर्ष में कितने कार्य दिवस होने चाहिए? तो दोस्तों 200 कार्य दिवस होने चाहिए और 800 घंटे होने चाहिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अनुकरण द्वारा सीखने पर सबसे अधिक बल किसने दिया? तो दोस्तों सबसे अधिक बल अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है अधिगम का चिन्ह सिद्धांत यानी साइन लर्निंग थ्योरी किसने दिया? दोस्तों यह दिया था एडवर्ड टालमैन ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वैंगोत्स्की के अनुसार बालक का संज्ञानात्मक विकास किससे प्रभावित होता है? दोस्तों यह प्रभावित होता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक अंतःक्रिया से, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए शैक्षणिक वर्ष में कार्य दिवस कितने होने चाहिए? दोस्तों 220 कार्य दिवस और 1000 घंटा होना चाहिए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है सकारात्मक पुनर्बलन का एक उदाहरण दीजिए। दोस्तों यह उदाहरण है प्रशंसा करना, पुरस्कार देना या शाबाशी देना, यह सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों नकारात्मक पुनर्बलन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य होता है अवांछनीय स्थिति को हटाकर वांछनीय व्यवहार को बढ़ाना। अगला प्रश्न है बुद्धि का त्रिचापीय सिद्धांत, ठीक है, किसने प्रतिपादित किया? दोस्तों यह प्रतिपादित किया था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक शिक्षण स्तर किस पर केंद्रित होता है? दोस्तों यह केंद्रित होता है छात्र केंद्रित शिक्षा पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में न तो मदद करे न बाधा डाले, इसको क्या कहेंगे? शून्य स्थानांतरण, ठीक है। अगला प्रश्न है द्वितत्व अंतरण का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों यह दिया था सी स्पीयरमैन ने। अगला प्रश्न है अंतः व्यक्तिगत बुद्धि क्या है? दोस्तों स्वयं की भावनाओं और क्षमताओं को समझने वाली बुद्धि, इसको अंतः व्यक्तिगत बुद्धि कहते हैं। अगला प्रश्न है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सबसे निचला स्तर कौन सा है? दोस्तों सबसे निचला स्तर कौन सा है? ज्ञान यानी नॉलेज। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, प्रश्न है अधिगम वक्र यानी लर्निंग कर्व कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल रेखीय, उन्नतोदर, नतोदर और मिश्रित, ठीक है। अगला प्रश्न है सकारात्मक अधिगम वक्र, ठीक है, में सीखने की गति कैसी होती है? दोस्तों यह प्रारंभ में धीमी होती है, बाद में तेज हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रथम व्यावहारिक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? दोस्तों यह किया था अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन ने, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा RTE एक्ट 2009 का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, यही इसका पूर्ण रूप है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे 200 प्रश्न वन लाइनर समाप्त होते हैं। अगर ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।